नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 33वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, हाँ मैं देख सकता हूँ। तो फिर इससे मैं उस अवधारणा को और खोलकर समझना चाहूँगा जो कुछ अधिक कठिन है, क्योंकि जैसा कि आपने पहले बताया है कि चौथी घनत्वता सकारात्मक यानी पॉजिटिव में भी रक्षात्मक कार्रवाई की अवधारणा है, लेकिन चौथी घनत्वता से ऊपर रक्षात्मक कार्रवाई की अवधारणा उपयोग में नहीं है। हमारे वर्तमान अनुभव में रक्षात्मक कार्रवाई और आक्रामक कार्रवाई की अवधारणा बहुत अधिक उपयोग में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉन कह रहे हैं ना, हालांकि सवाल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन डॉन जो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि आपने पहले हमें बताया था, फोर्थ डेंसिटी में भी इस तरीके से होता है कि अपनी रक्षा की जाती है, अपने जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनके लिए हम थोड़े प्रोटेक्टिव होते हैं। लेकिन फिफ्थ डेंसिटी में इस तरीके की कोई मतलब कार्यवाही नहीं की जाती, वहाँ पर इस चीज़ को किया ही नहीं जाता है। वहाँ पर तो अगर मर गए तो मर गए, कोई बात नहीं, चलो फिर से दोबारा कर लेंगे। और इसके साथ साथ डॉन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो थर्ड डेंसिटी है उसके अंदर हम लोग रक्षात्मक यानी प्रोटेक्टिव, अपने आप को प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें देने के साथ साथ अपने आस पड़ोस वालों को, अपने प्यार जिन हमारे परिजन हैं उनकी प्रोटेक्शन को लेकर वो हमारी भावना रहती है। और कई केसेस में ऐसा भी है कि हमारी आक्रामक भी होती है, यानी दूसरे को मारना है, कह रहे कि इस तरीके की भी होती है। तो इससे आगे डॉन और ये कहते हैं, मैं यह मान रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक यानी पॉजिटिव अर्थों में अपने विचार में पर्याप्त रूप से ध्रुवीकृत है तो उसके लिए रक्षात्मक कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए रक्षात्मक कार्यवाही लागू करने का अवसर कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। क्या यह सही है? तो दोस्तों यहाँ पर जो इस सवाल में डॉन ने पूछा है ना, उन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति जिसका झुकाव पूरा पॉजिटिव हो चुका होता है, तो शायद क्योंकि उसके सोच में अपना पूरा का पूरा वो पॉजिटिव हो चुका है, पूरा इसी दूसरों के प्रेम और खुद मतलब इस वाली जो वो एक होती है ना फीलिंग, करुणा और प्रेम, उस वाले भाव में अगर वो पूरा झुक चुका है और दूसरों की सेवा में अगर पूरा झुक चुका है, तो शायद वो इस तरीके की रक्षात्मक कार्यवाही नहीं करेगा, है ना। और इसमें यह भी कहा है क्योंकि उसके सामने शायद हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन ही ना आए कि भाई उसे अपनी रक्षा करनी पड़े। तो उसमें फिर वो पूछते हैं कि क्या ये सही है? तो रा कहते हैं, ये कहा नहीं जा सकता है और अनजाना है। प्रत्येक मामले में जैसा कि हमने कहा है, अनुभवों को प्रोग्राम करने में सक्षम एक व्यक्ति सीखे जाने वाले पाठों की संख्या और तीव्रता का चयन कर सकता है। यह संभव है कि एक अत्यंत सकारात्मक रूप से उन्मुख व्यक्ति खुद के लिए रक्षात्मक कार्रवाई से बचने की क्षमता का परीक्षण कर सकता है, यहाँ तक कि स्वयं या अन्य स्वयं की शारीरिक मृत्यु के बिंदु तक। यह एक गहन पाठ है और इसका ज्ञात नहीं है कि किन व्यक्तियों ने क्या प्रोग्राम लगाया है। हम चाहें तो इस प्रोग्रामिंग को पढ़ सकते हैं, हालांकि यह एक उल्लंघन है और हम ऐसा नहीं करना चुनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रा ने जो जवाब दिया है ना, उन्होंने कहा है कि देखो यार, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि ये इस तरीके का कोई करेगा या नहीं करेगा, मतलब अपनी रक्षा और अपने आसपास वालों की रक्षा करेगा या नहीं करेगा। आसपास वालों की तो खैर चलो हर कोई करता ही है, अपने जो प्रियजन होते हैं उनकी तो हर कोई करता है, तो लेकिन अपनी वो रक्षा करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। कि और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि भाई हर मामले के अंदर ना ये अलग अलग होता है कि भाई किसने अपने प्रोग्राम किस तरीके से लगाए हैं और अपने जितने भी उन्होंने वो लगा रखे हैं, माध्यम लगा रखे हैं, वो कैसे लगा रखे हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जिसको इसका ज्ञात हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसका ना लगाए, हो सकता है अपने आप को बचाने का वो लगा कर भी आए,
ये माध्यम, कि हाँ भाई अब खुद दूसरों को भी बचाना है और खुद को भी बचाना है। और ये भी है कि अपने जो माध्यम उसने लगाए हैं उनके अंदर तीव्रता कितनी है, मतलब कहाँ तक वो झेल पाएगा, जहाँ तक वो झेल पाएगा उसके हिसाब से वो लगा कर आता है। और इसमें भी वो आगे ये कह रहे हैं कि जो कोई ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव होगा ना, तो वो व्यक्ति हो सकता है रक्षात्मक कार्यवाही से बचने की क्षमता का परीक्षण कर सकता है। यानी कि वो इस तरीके की चीज़ लगा सकता है, हालांकि वो इस लेवल तक भी जा सकता है कि भाई वो अब खुद भी मर जाए और जो उसके आसपास वाले उन्हें भी मरवा दे ताकि दूसरों की सेवा हो सके। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर राणे एक चीज़ और कही है, उन्होंने कहा ये एक बहुत ही गहरा पाठ है, मतलब इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता कि किसने क्या कौन से प्रोग्राम लगाए हैं। और एक्चुअली में दोस्तों अगर देखा जाए तो बड़ा गहरा पाठ है ना, कि इसमें संतुलन नहीं है ना, दूसरी साइड में पूरा ही झुक गया और झुकने के बावजूद उसने ये संतुलन नहीं बनाया कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों के लिए मर ही जाऊं। अब अगला हो सकता है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश ही ना करे और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी हुई ना। तो उस केस में ये है कि भाई उसने भी तो अपने कुछ माध्यम लगाए होंगे ना, वो सामने वाले व्यक्ति ने, चाहे वो आपका अपना ही क्यों नहीं है, उसने भी तो लगाए होंगे। अब वो एक्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर इस केस में आप क्या कर लोगे, है ना। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि आपको उससे प्रेम बहुत है आप उस लेवल तक निकल जाओ, तो इसमें संतुलन नहीं है कहीं पर भी। और राणे यहाँ पर ये भी कहा है कि हम तो देख सकते हैं कि किसने कौन से माध्यम लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते नहीं है क्योंकि ये उनकी आज़ादी का उल्लंघन है, क्योंकि उनके खुद के माध्यम है। और ये जो माध्यम है ना, ये हर व्यक्ति खुद लगा कर आता है, ऐसा नहीं कि कोई हायर सेल्फ लगाएगा या कोई और लगाएगा। वो अपनी प्रोग्रामिंग खुद करके आएगा, लेकिन उस प्रोग्रामिंग में कब वो माध्यम लगने चाहिए और कैसे कैसे वो लगने चाहिए, वो सारा डिज़ाइन बना के अपने हायर सेल्फ को दे के आता है। और जो हायर सेल्फ होता है ना दोस्तों, वो कोई और नहीं, वो हम खुद ही होते हैं। तो हमारी हर कॉपी एक फोर्थ डेंसिटी में भी है, एक फिफ्थ डेंसिटी में भी है, एक सिक्स्थ डेंसिटी में भी है। इनफैक्ट उसके अंदर जितने ऑक्टेव बने हुए हैं ना, ऑक्टेव मतलब अगर 8 का ऑक्टेव आपको याद होगा तो उनके अंदर भी सब सब ऑक्टेव होते हैं, उनके अंदर तक भी हमारी एक एक कॉपी होती है। तो उन कॉपीज में से कौन सी चीज़ हम लोग ले लें ना, कुछ पता नहीं है, उन सभी को देकर आते हैं हम लोग। और ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि कब हमें इस माध्यम की ज़रूरत है, उस माध्यम को उस टाइम पर हमारी ज़िंदगी में एक तरीके से लगा दें कि हाँ चलो भाई ये माध्यम लग गया हमारी ज़िंदगी में। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप द नाइन्थ कन्फिगरेशन नाम की फिल्म से परिचित हैं। तो रा कहते हैं हम आपके मस्तिष्क परिसर को स्कैन कर रहे हैं और इस विन्यास को देखते हैं, नौवा विन्यास जिसे कहा जाता है। तो रा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ हमने तुम्हारे दिमाग को स्कैन किया है और ये जो नाइन्थ कन्फिगरेशन नाम की जो फिल्म जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, वो हमने देख लिया है कि क्या है। अब सोचो दोस्तों, इतनी देर में उन्होंने स्कैन भी कर लिया, पूरी पिक्चर भी देख ली, सारा कुछ ही हो गया इतनी देर के अंदर। जब ये चल रहा होगा तो कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से 2 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट, हो सकता है 30 सेकेंड्स। इतनी देर में उन्होंने पूरी मूवी भी देख ली कि हाँ इस मूवी के अंदर ये है। तो खैर आगे डॉन कहते हैं इस फिल्म ने उस बिंदु को सामने लाया जिसकी हम बात कर रहे हैं, और व्यक्ति कर्नल को एक निर्णय लेना था। मैं बस ध्रुवता के संबंध से सोच रहा था, मतलब कि उसका ध्रुवीकरण, वह या तो नकारात्मक नेगेटिव शक्तियों के आगे घुटने टेक सकता था, लेकिन उसने इसके बजाय अपने दोस्त का बचाव करना चुना। क्या आपके लिए यह अनुमान लगाना संभव है कि कौन अधिक सकारात्मक पॉजिटिव रूप से ध्रुवीकरण कर रहा है। सकारात्मक पॉजिटिव रूप से उन्मुक्त व्यक्ति का बचाव करना या नकारात्मक रूप से उन्मुक्त व्यक्ति द्वारा दमन की अनुमति देना। क्या आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं। तो दोस्तों सवाल तो अच्छा किया डॉन ने। यहाँ पर डॉन ने कहा कि इस फिल्म के अंदर एक कर्नल था। अब वो जो कर्नल था उसने, वो चाहता तो वो जो डार्क फोर्सेस थी उनके सामने अपना घुटने भी टेक सकता था, लेकिन नहीं, उसने घुटने नहीं टेके, उसने अपने दोस्त को बचाने का चुनाव किया। तो इस केस में डॉन ये सोच रहे थे कि इसमें ध्रुवीकरण कैसे हो रहा है, क्योंकि जब ये बुक चल रही थी तो इन लोगों को पोलैरिटी और ये सारी चीज़ें ना देखने में कोशिश कर रहे थे मूवीज़ के अंदर, कि भाई मूवीज़ के अंदर पोलैरिटी कैसे चल रही है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो पॉजिटिव वाले का ध्रुवीकरण कैसे होता है ये भी आप देख सकते हो, क्या उसके बारे में भी हमें बता सकते हो। और ये जो नेगेटिव वाला जो होता है, हो सकता है कि कोई दूसरों की सेवा में इतना आगे निकल जाए कि भाई नेगेटिव वाले को अपना दमन करने दे, यानी अपने आप को दबाने दे, ऐसा भी हो सकता है। क्या आप इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा खुलकर बता सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं हमें। तो रा कहते हैं यह प्रश्न चौथी घनत्वता के साथ साथ आपके स्वयं के दायरे में भी आता है, और इसका उत्तर यीशु नामक व्यक्ति की कार्रवाई से सबसे अच्छा देखा जा सकता है।
इस व्यक्ति का बचाव इसके दोस्तों द्वारा किया जाना था। यीशु ने अपने दोस्तों को तलवार हटाने के लिए याद दिलाया। इस व्यक्ति ने तब खुद को शारीरिक मौत के लिए छोड़ दिया। दूसरे स्वयं की रक्षा करने का आवेग वह है जो चौथी घनत्वता में बना रहता है। ये वो घनत्वता है जो करुणा से भरी होती है। इससे अधिक हम ना तो कह सकते हैं और ना ही कहने की आवश्यकता है। दोस्तों कितनी प्यारी बात कही रा ने कहा कि देखो ये जो है ना दूसरों की सेवा में दूसरों को बचाने का ये जो होता है ना कि लोग निकल जाते हैं इस लेवल तक कि दूसरे को बचाने के चक्कर में अपनी ही जान दे दें। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम्हारे यहाँ पर है यीशु यानी जीसस, जो आया। उसको पता था कि उसको बचा सकते थे उसके दोस्त, लेकिन उसने उनको भी मना कर दिया कि तुम हट जाओ बीच से, ये अगर मर के ही दिखाना है तो मैं इनको मर के ही दिखा के जाता हूँ, कोई बात नहीं। हालांकि जिस टाइम पर जीसस मरे थे तो आसमान में चारों तरफ क्राफ्ट्स खड़े हो गए थे, और उसके बाद तो सबको पता है कि भाई जीसस का रिकार्नेशन हुआ था, ये सारी चीज़ें बोल रहे थे। रिकार्नेशन बोलते हैं, पता नहीं कुछ और बोलते हैं उस वर्ड को। तो उस केस में भी ये देखा गया था कि कन्फेडरेशन पूरी आ गई थी देखने के लिए हमारा भाई मारा है। तो क्योंकि उनको अपने भाई से प्यार था तो आ गए वो कि हमारे भाई को मारा है, हम कैसे छोड़ दें अपने भाई को। तो इसलिए वो सारे के सारे वहां पर खड़े हो गए थे। लेकिन क्योंकि इस डेंसिटी में ये उसका एक्शन था, इंटरफेरेंस नहीं की किसी ने भी। लेकिन जब वो मर गया फिर उसको ले गए अपने साथ कि अब चल तू हमारे साथ, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें हमने दोस्तों, बुक है एक कैरेथ बेकर की, रिमोट व्यूइंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और समथिंग कुछ करके ऐसे है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, कैरेथ बेकर करके है, उसकी बुक है एक। तो इसमें उन्होंने एक चीज़ और अच्छी कही है कि ये जो है ना ये चौथी घनत्वता में भी इस तरीके का एक वो बना रहता है, क्या बोलते हैं, इस तरीके का थॉट दूसरों की सेवा का, कि वो इस लेवल तक निकल जाते हैं कि दूसरों की सेवा के लिए अपनी जान देने मतलब पसंद करते हैं वो। और दोस्तों हमने ना जॉर्ज एडम्सकी की बुक्स भी पढ़ी थी और थोड़ी बहुत और भी बुक्स पढ़ी थी। उसके अंदर कन्फेडरेशन के मेंबर्स ने साफ साफ बोला है कि हम मर जाएंगे अपने छोटे भाइयों के लिए, लेकिन इनके ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन क्योंकि ये खेल इनका है ना, तो पहले इनको खेलना पड़ेगा। अगर इन्होंने कदम नहीं उठाए तो हम भी इनके लिए कदम नहीं उठा पाएंगे। अगर इन्होंने मदद नहीं मांगी तो हम भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो फोर्थ डेंसिटी में प्यार इतना ज़्यादा होता है दोस्तों कि सोच लो, पता है कि हम फोर्थ डेंसिटी में, उसके बावजूद हमारे लिए मरने को तैयार हैं वो। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती कि आप हमसे इतने एडवांस, इतना सारा कुछ, क्योंकि वो हम ही तो हैं। वो तो जानते हैं ना, जब हमको कोई बचाने के लिए आएगा कोई दूसरा थोड़ी ना आ रहा है, हमारी ही कॉपी हमको बचाने के लिए आ रही है। तो इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है ये। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि हम इस मास्टर चक्र के अंत के करीब हैं, तो लोगों के लिए माध्यमों की मात्रा बढ़ सकती है। मैं सोच रहा हूं कि जैसा कि हमारे ग्रह की कंपनता चौथी घनत्वता की कंपनता और माध्यमों के साथ कुछ हद तक तालमेल नहीं खाती है, शायद यह अधिक ध्रुवीकरण की थोड़ी मात्रा पैदा करेगा, जिससे इन माध्यमों की वजह से थोड़ी अधिक सकारात्मक यानी पॉजिटिव फसल मिल जाएगी, और उसी तरह एक और अधिक नकारात्मक नेगेटिव ध्रुवीकरण भी हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी मात्रा में अधिक नकारात्मक नेगेटिव फसल भी प्राप्त हो सकती है, जो कि दुर्भाग्य से हो, क्योंकि ऐसा होता नहीं यदि हमारे ग्रह के लोगों की चेतना उच्च अवस्था में पहुंच गई होती। क्या ऐसा होता है? दोस्तों बहुत अच्छा सवाल किया डॉन ने, क्योंकि रा ने भी इस किताब के अंदर कहा था कि अंत तक पहुंचते पहुंचते इतने रैंडम कैटलिस्ट लगेंगे कि तुमसे झेले ही नहीं जाएंगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, रैंडम हो जाएंगी सारी चीज़ें, कहीं कुछ हो रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो तुमको ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और तुम कैसे डिसीजन लोगे ये तुम्हारी समझदारी के ऊपर है कि तुमने कितना संतुलन बना रखा है अपना। और वो संतुलन बिना मेडिटेशन के आ ही नहीं सकता। जो मेडिटेट नहीं करेगा उसके पास संतुलन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने यही बात कही कि भाई ये पॉसिबल है कि इतने ज़्यादा रैंडम लगेंगे ये कैटलिस्ट, ये माध्यम, क्योंकि जो हम लगा के आते हैं ना वो माध्यम काम ही करना बंद कर देंगे, तब सारी चीज़ें ही रैंडम हो जाएंगी। और वो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये पॉसिबल है कि पॉजिटिव वालों की भी हार्वेस्ट बन जाए, बढ़ जाए, और नेगेटिव वालों की भी हार्वेस्ट बढ़ जाए। उसका कारण है, रा ने एक सत्र में ये कहा था कि तुम एक ज़बरदस्त उछाल देखोगे, जो नेगेटिव है वो पूरे नेगेटिव ही होते चले जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो पूरे ही पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो इसकी वजह से हार्वेस्ट दोनों साइड में इंक्रीज हो सकती है। अब किसी को तो पता है कि भैया आप लोगों को तो चलो ठीक है, लॉ ऑफ वन पता है, आपको पता है कि अगर इस तरीके की सिचुएशंस होंगी, रैंडम इवेंट्स होते हैं, तो भाई हमको अपना धैर्य, अपना धीरज बना के रखना है।
ठीक है, और वो धीरज ही है जो आपको निकाल के ले जाएगा इस चीज़ से। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो दोनों ही तरफ इस तरीके का हो जाएगा, पॉजिटिव वाले भी बढ़ जाएंगे और नेगेटिव वाले भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाले दूसरों को बचाने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव वाले दूसरों को हो सकता है मारने की कोशिश करें। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, कुछ भी हो सकता है अगर देखा जाए, क्योंकि ये तो वीडियो गेम है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है ना। एंड तक पहुंचते पहुंचते, फिल्म है, एंड के क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं क्या हो जाए। तो खैर राय इसका जवाब देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दो भागों में दिया जाना चाहिए। सबसे पहले, ग्रहों पर तबाही यानी सैलाब यानी ये प्रलय, जैसा कि आप उन्हें कह सकते हैं, फसल के लिए सचेत रूप से प्रोग्राम किए माध्यम के बजाय एक कठिन फसल का लक्षण है। इसलिए हम इससे खुद को चिंतित नहीं करते हैं, क्योंकि जागरूक माध्यमों के बजाय यह रैंडम है। जैसे कि हम तुम्हें ये जानकारी देकर एक जागरूक माध्यम को उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों राय ये कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो प्लेनेट के ऊपर कैटेक्लिज्म और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, और सुनामीज आ जाती हैं, टॉर्नेडोज आ जाते हैं, वोल्केनोज फट जाते हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हो जाती हैं ना, अर्थक्वेक्स वगैरह आ जाते हैं, कह रहे ये तो रैंडम इवेंट्स हो जाते हैं, किसमें इसमें किसका कब कैसे नंबर लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कह रहे लेकिन ये एक कठिन फसल का लक्षण है, यानी कि ये भी हो सकता है कि उनमें से हार्वेस्ट निकल जाए, ये भी हो सकता है उनमें से हार्वेस्ट ना निकले, हो सकता है कि फसल पहले ही खराब हो गई, मतलब हो सकता है कि कोई व्यक्ति एकदम अपनी हार्वेस्ट के एंड तक पहुंच रहा है, ठीक है, अब एंड तक पहुंचते पहुंचते उससे पहले अर्थक्वेक आ गया, गया वो, ठीक है, अगर वो गया तो उस केस में उसकी कटाई नहीं हो पाएगी, फिर उसको एक बार और रिपीट करना पड़ेगा किसी और प्लेनेट पे, फिर वहां से हो सकता है कि उसकी कटाई हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। अब रानी ये कहे कि देखो, क्योंकि ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें जागरूक माध्यमों के बजाय रैंडम होने के कारण ये भी हो सकता है कि भाई कुछ लोग जागरूकता भरे मतलब वो प्रोवाइड कराने लग जाए, माध्यम प्रोवाइड कराने लग जाए दूसरों को। जैसे कि ये लॉ ऑफ वन है, लॉ ऑफ वन मिली किन को, डॉन, जिम और कार्ला को, फिर धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में ये क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हुई। तो ये एक जागरूक माध्यम हुआ ये जानने के लिए कि भाई ये तो पूरा प्रोसेस हार्वेस्ट का, ये तो फिल्म है। अगर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ जाए और हमें ये पता चल जाए कि मुझे अपनी फिल्म के अंदर एक्ट कैसे करना है, और मेरी एक्टिंग, ये एक्टिंग ही कर रहे हैं हम लोग जो कर रहे हैं, इस एक्टिंग के अंदर मुझे किस किस तरीके के वो सीन्स करने हैं, कहीं एक्शन होगा, कहीं ड्रामा होगा, कहीं सेक्स होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं इमोशनल भी होंगे, कहीं रोना भी होगा, कहीं नाचना भी होगा, कहीं गाना भी होगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी इस फिल्म के अंदर, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के अगर माध्यम किसी को प्रोवाइड करा दिए जाए ना, तो शायद वो अपने डिसीजंस बेटर ले पाएगा। और इसी तरीके के माध्यम जो देते चले जाएंगे उन वो भी हार्वेस्टेबल ग्रेड के धीरे धीरे होते ही चले जाएंगे, क्योंकि वो दूसरों की सेवा में काम कर रहे हैं। फिर आगे राइस में कहते हैं दूसरा भाग यह है, जैसे कि आप पृथ्वी या युग परिवर्तन कहते हैं, उसके रैंडम माध्यमों के परिणाम भी रैंडम होते हैं। इसलिए हम प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी भंवरों को सकारात्मक पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव की ओर जाते हुए देख सकते हैं। हालांकि जैसा होगा वैसा ही होगा। जागरूक माध्यमों के लिए सच्चे अवसर पृथ्वी के परिवर्तनों का कार्य नहीं है, बल्कि कई जन्मों की वरिष्ठता सीनियरिटी प्रणाली के परिणाम हैं, जो फसल के समय जन्म में रखे गए हैं, जिनके जीवन के अनुभवों के फसल योग्य बनने की संभावना सबसे अच्छी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कहा है ना रा ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। रा ने कहा जिसे तुम युग परिवर्तन कहते हो ना, उसके अंदर ये जो रैंडम इवेंट्स हो जाते हैं ना, उनके परिणाम भी, उनके रिजल्ट भी रैंडम होते हैं। पता नहीं किसकी ग्रेड बनेगी किसकी नहीं बनेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो तुम्हारी गेम है, तुम फिर भी खेलते रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और उन्होंने कहा इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी हम तो दोनों ही देख लेते हैं, क्योंकि भाई इनको तो सभी की मूवी दिख रही है ना, कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, इनको सारी पिक्चर दिख रही है आंख के सामने। तो वो ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी से हमें ये पता चल जाता है कि ग्रह ये नेगेटिव बनने वाला है या पॉजिटिव बनने वाला है, कौन सी दिशा में जा रहा है ये ग्रह, तो उनको ये पता चल जाता है। फिर आगे इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जैसा होगा वैसा ही होगा। कह रहे कि देखो ये, और ये जागरूक माध्यम यानी जो जानबूझकर जो इंसान अपने माध्यम जो चुनकर आता है, जो जिनको लगाता है, वो कह रहे वो सच्चे अवसर पृथ्वी परिवर्तन का कार्य नहीं है। मतलब पृथ्वी पे ये जो परिवर्तन होते हैं ना, ये कैटेक्लिज्म और ये सारी चीजें हो जाती हैं, कह रहे ये उनका उसका कार्य नहीं है, उसकी वजह से नहीं होते हैं। कह रहे ये तो हमारे जो पूर्वज थे ना,
क्योंकि वो भी पीछे से आ रहे थे, ठीक है, वो भी उनकी भी लेसन्स चल रहे थे, अब उन्होंने भी यहाँ पर जन्म लिया है दोबारा, ठीक है, क्योंकि एंड में हार्वेस्ट का टाइम आ गया, उनमें से अगर किसी की हार्वेस्ट नहीं हो पाई थी तो उन लोगों ने भी यहाँ पर इस वक्त जन्म ले रखा है, हमारे पूर्वजों ने भी, कि उन लोगों ने उस जमाने में ये सारी बातें लोगों के दिमाग में डाल दी थी या ये सारी चीजें लिख दी थी जगह जगह पर, कि अगर अंत में होते होते ये प्लेनेट नेगेटिव होने लग जाए ना तो इस तरीके के इवेंट हो जाए, उससे ये होगा कि नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा प्लेनेट, हार्वेस्ट तो होगी लेकिन पूरा प्लेनेट नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा। कैटेक्लिज्म होने की वजह से पूरा प्लेनेट अपनी कन्फिग्रेशन चेंज कर देगा। अगर प्लेनेट ने अपनी कन्फिग्रेशन चेंज कर दी तो इसका मतलब यह है कि प्लेनेट को पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में जिसमें जाना चाहिए उसी के अंदर ही जाएगा फिर वो। लेकिन रा फिर भी कह रहे हैं कि भाई ये प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का खेल है, या तो कैटेक्लिज्म पहले हो गया नेगेटिव होने से पहले, कह रहे तब ठीक है, कह रहे लेकिन इसके चांसेस कितने हैं कितने नहीं है वो तो तुम लोगों के एक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितने लोगों की अवेकनिंग हुई, कितने लोगों ने एक्शन लेने शुरू किए, और कितने लोग सीरियसली क्रिएटर से मांग रहे हैं कि भाई इसको पॉजिटिव में पहुंचा दो, प्लीज़ इसे पॉजिटिव में पहुंचा दो, हम तो आपसे यही मांग रहे हैं प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए, हमारी सीता छुड़वा दो किसी भी तरीके से। अब ये फंस गई है, और अगर ये फंस गई है तो इसको निकलवाओ कैसे भी, किसी को भी भेजो, हमारे भाइयों को भेजो, जिस मर्जी को भेजो, इसे निकलवाओ आप। और दोस्तों इस कार्य को करने के लिए ना कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बचूंगा, मेरा परिवार बचेगा या क्या बचेगा। मतलब अगर एक बिल्कुल प्लानिटरी लेवल के अगर आप सोचो, अगर आप ये सोचो कि ये प्लानट आप हो और आपकी इच्छा है पॉजिटिव में जाने की, और कोई आपको जाने नहीं दे रहा, ज़बरदस्ती जकड़ के रखा हुआ है आपको, तो आप तो हाथ छुड़ाकर ही भागोगे ना किसी तरीके से। तो इस केस में क्या है ना, इसी तरीके की कुछ सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई इसको निकलना पॉजिटिव में लेकिन इसको जाने नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से कैटेक्लिज्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये कैटेक्लिज्म होंगे तो ये कन्फिग्रेशन अपनी चेंज कर लेगी, क्योंकि कैटेक्लिज्म में ऐसा तो है नहीं कि बाकी लोगों के लिए होगा, जो कर रहे हैं उनके लिए भी होगा, तो सभी के लिए हो जाएगा फिर ये। इसलिए वो कह रहे हैं कि रैंडम ही होंगे इसके परिणाम, कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या इस वरिष्ठता यानी सीनियरिटी प्रणाली का उपयोग स्वयं की सेवा पक्ष वालों के लिए उस तरफ फसल योग्य बनाने के लिए भी किया जाता है? अच्छा सवाल है। डॉन ने कहा है तो क्या ये जो नेगेटिव वालों के भी तो ऐसा होगा ना कि उनके भी तो पैदा हुए होंगे पूर्वज यहाँ पे दोबारा, उन्होंने भी तो ये फसल योग्य बनाने के लिए काम किया होगा, है ना, वो भी तो चाहते होंगे कि हम नेगेटिव साइड पे निकल जाएं, क्योंकि उनको तो अपनी गेम अच्छे से पता है, वो तो अपने बिल्कुल पूरे कॉन्शियस माइंड से खेल रहे हैं, उनको पता है कि हाँ भाई ये 95/5 का रूल है, हम तो ऐसे ही खेलेंगे इसको। तो राय यहाँ पर ये कहते हैं यह सही है, आप इस समय एक और प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब रा ने कह दिया कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वाले ही यहाँ पे पैदा हो रहे हैं तुम्हारे पूर्वज दोबारा जन्म लेके, या हो सकता है दोस्तों आप ही अपने पूर्वज हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसी तरीके से नेगेटिव साइड की अगर देखो, हालांकि हम तो विभाजन में नहीं देखते, लेकिन नेगेटिव साइड में भी अगर आप देखोगे तो उधर भी देखोगे तो उनके भी तो पूर्वज दोबारा जन्म ले रहे होंगे, हो सकता है उनके पास भी टेक्निक्स ऐसी हो जिससे वो अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग वो तोड़ सके, है ना। अब राय आगे इस किताब के अंदर कह देंगे ये सारी चीज़ें उनको उन्होंने दी भी है, ठीक है, ओराइन ग्रुप ने, तो टेक्निक्स तो उनके पास भी है, हो सकता है उन्होंने अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग तोड़ ली हो, उन्हें पता हो कि हाँ भाई इस जन्म में मैं ये था तो ये कार्य है मेरा जो मेरे को अभी आगे पूर्ण करना है। तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि पिछले सत्र में राने कहा था कि भाई एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे इतनी पॉसिबिलिटी इतनी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ये कहा नहीं जा सकता कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरीके की बात है। खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, ठीक है, मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ वह माध्यमों द्वारा अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए सभी प्रमुख तंत्रों की सूची है जिसमें हमारे दूसरे स्वयं शामिल ना हो, यह मेरा पहला प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे ना डॉन ना थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात, आप ना कोई ऐसी लिस्ट सी दे दो हमको कि हमें क्या करना है, ठीक है, मतलब अपने जिसमें कि दूसरे शामिल ना हो, कि ऐसा ना हो कि भाई दूसरों को इंक्लूड करो आप उसके अंदर, बस आप इतना बता दो कि प्रत्येक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है ताकि वो अपनी हार्वेस्टेबल ग्रेड बना सके, और दूसरे की इन्वॉल्वमेंट ही ना हो उसमें, मतलब दूसरे के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्या करेगा कैसे नहीं करेगा, कह रहे उस चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं, बस आप मुझे ये बता दीजिए लिस्ट कौन सी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी होशियारी डॉन ने दिखाई थी, लेकिन रा उसकी होशियारी अभी देखना बराबर कर देंगे। तो रा कहते हैं हम इस प्रश्न से समझते हैं कि आप महसूस करते हैं कि तीसरी घनत्वता में माध्यम अनुभव करने के लिए प्राथमिक तंत्र दूसरे स्वयं ही है। अन्य माध्यम प्रभावों की सूची में सबसे पहले रचयिता का ब्रह्मांड, दूसरे तुम खुद हो। तो रा ने दोस्तों देखा उसकी बैंड बजा दी, ठीक है ना, डॉन की। रा ने कहा कि भाई हमें तो इस प्रश्न से ऐसा ही समझ में आ रहा है
कि भाई ये जो थर्ड डेंसिटी होती है इसमें तो काम हो ही नहीं सकता जब तक तुम दूसरे इंसान को ना इंक्लूड करके चलो अपने साथ। किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा तुम्हें इंक्लूड, चाहे फिर वो 95 वाली साइड में हो या फिर तुम्हारी 49-51 वाली साइड हो। ठीक है ना? तो ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस चीज़ को समझ के चलो कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो और दूसरे भी तुम्हारे पर डिपेंडेंट है, तुम भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो। और ये जो डिपेंडेंसी है ना, इसी की वजह से तुम्हारी ग्रेड भी बनती है, चाहे वो उस दिशा में हो चाहे इस दिशा में हो। तो और इसमें उन्होंने एक चीज़ और कही कि सबसे पहले ये जान लो, अगर तुम जान सकते हो तो इस सूची के अंदर सबसे पहले चीज़ ये जानना, रचयिता का ब्रह्मांड है ये पूरा का पूरा, मतलब क्रिएटर ने बनाया है तुम सबके लिए। कह रहे और दूसरे तुम खुद हो, क्योंकि तुम खुद भी रचयिता हो। तो अब बताओ कि इस गेम से तुम निकलोगे कैसे, पहले तो ये बताओ। ये गेम तुम्हारी खुद की चुनी हुई, और उसके अंदर भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा शातिरबाजी करने की कोशिश कर रहे हो, होशियार बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हो। तो होशियारी ना दिखाओ, जिस तरीके से इस काम को किया जाता है उसको कर लो। ज़्यादा होशियारी जो करते हैं ना बच्चे, वो फिर जाके गड्ढे में गिर जाते हैं। तो सिंपल सा तरीका ये है, पूरा रचना जो रचना है वो ब्रह्मांड वो तुम ही हो, कुछ अलग नहीं है तुमसे। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, क्या आप इसको गहराई से समझा सकते हैं या उन माध्यमों को सूचीबद्ध लिस्ट कर सकते हैं जिनसे स्वयं अनुभव उत्पन्न करने के लिए ये माध्यम कार्य करते हैं? तो डॉन ने यहाँ पर सवाल फिर थोड़ा सा चेंज किया। डॉन ने कहा कि चलो ठीक है, फिर वही लिस्ट बता दो जिसके हम लोग क्या कहते हैं, खुद के जो हमारे एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं उन उनको उत्पन्न करने के लिए, मतलब कि उन उन अनुभवों को जनरेट करने के लिए जो माध्यम, जो मीडियम्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं, जो कैटलिस्ट लगाए हुए हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो रा कहते हैं, सबसे पहले स्वयं अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड, दूसरा स्वयं और अन्य स्वयं द्वारा निर्मित सामाजिक स्वयं के संबंध में स्वयं, तीसरा स्वयं और अन्य स्वयं द्वारा आविष्कार के गैजेट, खिलौने और मनोरंजन के बीच बातचीत, चौथा उन विशेषताओं के साथ स्वयं का संबंध जिन्हें आप युद्ध और युद्ध की अफवाहें कह सकते हैं। तो दोस्तों देखो, रा ने क्लियर कर दिया। पहला तो रा ने बोला सबसे पहले स्वयं अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड, यानी फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होगा सबसे पहले तो वो सोचो। ठीक है कि कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, वो भी तुम्हारी लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें होनी चाहिए तुम्हारी लिस्ट में। दूसरा वो कहते हैं उसके बाद खुद को और जो तुम्हारे आसपास वाले हैं, तुम्हारे परिवार, दोस्त, बीवी, बच्चे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और भी कोई तरीके के फ्रेंड हो, वो भी कह रहे वो सारी चीज़ें, और जो तुम्हारा समाज जो बना हुआ है, ये पूरा समाज मतलब जो तुमने गुट बना रखे हैं अलग अलग, कह रहे उनके साथ भी तुम्हारे संबंध है। कह रहे उस केस में तुम उनके साथ किस तरीके से रिएक्ट करोगे उसकी भी अपनी खुद की लिस्ट बनाओ। ठीक है। फिर तीसरा वो कहते हैं, ये जो तुम्हारे पास आविष्कार के जो गैजेट, ये जो तुम आजकल खिलौने लेके घूमते हो ना, ये हाथ में आईफोन, जी किडनी बेच दी आईफोन ले लिया, ये सारी चीज़ें जो तुम्हारी चल रही हैं ना, कह रहे कि इससे तुम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, इस मतलब दूसरों की सेवा के लिए। ठीक है। और ये जो टीवी है, ये जो खिलौने हैं, ये जो गैजेट है, गाड़ियां ले लेके जो तुम घूम रहे हो इधर उधर, और ये मोटरसाइकिल पे निकल जाते हो व्रूम व्रूम करते हुए, तो कह रहे कि इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल तुम कैसे कर सकते हो, इन सब चीज़ों को अकाउंट करके चलो अपनी। ठीक है। और फिर चौथा उन्होंने कहा, ये जो युद्ध और युद्ध की जो अफवाहें चलेंगी, क्योंकि रा को पता था, क्योंकि जीसस भी बोल के गया था ये कि युद्ध और युद्ध की अफवाहें भी चलेंगी खूब। कह रहे तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, मान लो युद्ध की हो जाए स्थिति, तब तुम क्या करोगे? या हो सकता है युद्ध की केवल अफवाहें ही हो, युद्ध भी ना हो, तब तुम क्या करोगे? कह रहे तो ये सारे माध्यम जो हैं वो तुम्ही को ही सोचने पड़ेंगे और अपनी लिस्ट तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। और वो लिस्ट तुम हमसे मांग रहे हो कि हम कैसे बना के दे दे तुमको यार? अगर हम बना के दे देंगे तुम तो हमारे हिसाब से चल लोगे ना फिर। हालांकि एंड में जाके देखना दोस्तों, कन्फेडरेशन मदद करती है, बहुत मदद करती है। अगर आप क्या कहते हैं मेडिटेशन में इनसे मदद मांगोगे ना, तो आपका हायर सेल्फ धीरे धीरे आपको सारे सोल्यूशंस देता चला जाएगा। लेकिन मेडिटेट तो आपको ही करना है। अब आप ये कहो मेडिटेट कौन करेगा, छोड़ो ना, यहाँ पे हो सकता है कि ये लॉ ऑफ वन वाले पीए भैया बता दें, या कोई और बता दे, या कोई और बता दे। अगर आप ऐसे पढ़े तो जो सबके साथ होगा फिर आपके साथ भी होगा, जबकि एंड में सब कुछ जाके रैंडम होने वाला है। अगर रैंडम होने वाला है तो इस केस में आपको अपनी लिस्ट खुद तैयार करनी चाहिए कि भाई जब होगा ही सब कुछ रैंडम, तो फिर मैं रैंडम के अकॉर्डिंगली खेलूंगा, ना कि मैं जो सब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली करूंगा। अदरवाइज मतलब इस गेम में हारने के चांसेस ज़्यादा है।
अगर आपने वो किया जो सब कर रहे हैं तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं शारीरिक पीड़ा के माध्यमों के बारे में सोच रहा था, यह कैसे होता है? क्या यह भी शीर्षक लिस्ट के अंतर्गत आता है? तो वो कह रहे हैं कि यार हो सकता है यार इसकी वजह से हमें बड़े दुख और दर्द झेलने पड़े, है ना? तो क्या ये भी इसी लिस्ट के अंदर आता है क्या? मतलब शारीरिक दुख भी झेलने पड़े हमें? तो रा कहते हैं यह सही है, यह अव्यक्त के शीर्षक लिस्ट के अंतर्गत जा रहा है, जो कि वह स्वयं है जिसे प्रकट करने के लिए अन्य स्वयं की आवश्यकता नहीं है, या इसको मद्देनजर रखकर कार्यवाही करना। तो रा ने बता दिया, कह रहे कि भाई साहब हो सकता है शारीरिक पीड़ा भी आए तुम्हें, ठीक है, शारीरिक दिक्कतें भी आ सकती हैं तुम लोगों को, कि कुछ पेन हो जाए, तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो या कुछ कर रहे हो या दूसरों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हो। कह रहे ये ही है वो जो हो सकता है आगे प्रकट हो जाए तुम्हारे, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है ये, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब इस केस के अंदर तुम्हें क्या करना है, इस चीज को भी मद्देनजर रख के कार्यवाही तुम क्या कर सकते हो वो सोच के चलो, और इसमें तुम्हारे अन्य स्वयं यानी तुम्हारे अदर सेल्फ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक्शन तुम्हारा है, तुमको लेना है। इसमें अदर सेल्फ अगर कोई हुआ तुम्हारे साथ तो तुम्हें उसके लिए भी सोचना है, ठीक है। अब उस केस में ये भी हो सकता है कि वो कहते जी हम नहीं कर रहे, तू पागल हो गया, हम नहीं कर रहे तेरे साथ। अब उनके लिए जब तुम नहीं कर पा रहे तो एंड में कम से कम किसी के लिए तो करोगे ना। अगर तुम ही नहीं बचे तो दोस्त दूसरे के लिए कैसे कर पाओगे, ये भी तो सोचना पड़ेगा तुम्हें। इसी को तो संतुलन कहते हैं। तो राने क्लियर कर दिया कि सारी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज की लिस्ट अपनी खुद बनाओ, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बनाए। ये ना हो कि एक ही मतलब बोलते कि जी ऐसे कर लो ऐसे कर लो, और सारे एक ही दिशा में पहुंच जाएं, और उसके बाद फिर हो गया सबके साथ एक ही साथ काम। ठीक है, तो ये टेक्निक, ये तरीका गलत है इस गेम को खेलने का। राने क्लियर कर दिया है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या हमारे पास इस प्रश्न के दूसरे भाग को पूछने के लिए पर्याप्त समय बचा है, जो माध्यम प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए सभी प्रमुख तंत्रों को सूचीबद्ध या लिस्ट करे, जिसमें अन्य स्वयं के साथ क्रिया भी शामिल है? तो वो कह रहे हैं कि क्या अब हम एक और सवाल आपसे पूछ सकते हैं अगर टाइम है तो, कि इसमें अगर हम अपने अदर सेल्फ को भी इन्वॉल्व कर लें, जैसे हमारे बीवी, बच्चे, परिवार, दोस्त। और दोस्तों बहुत दूर की बात है, दोस्तों का तो नंबर भी याद भी नहीं आते हैं दोस्त ऐसी सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन में तो अपने ही याद आते हैं हर हर व्यक्ति को। तो वो ये कह रहे हैं कि तो इनको लेकर क्या आप हमें कोई लिस्ट बता सकते हो? तो रा कहते हैं आपके पास इसके लिए बहुत समय है, क्योंकि हम इस सूची को दो तरीकों में से एक में व्यक्त कर सकते हैं। हम असीम रूप से बोल सकते हैं, या हम बस यह कह सकते हैं कि स्वयं और अन्य स्वयं यानी सेल्फ और अदर सेल्फ के बीच किसी भी बातचीत के माध्यम के लिए जो कुछ क्षमता है, वह स्वयं और अन्य स्वयं के बीच संभावित अंतर में मौजूद है। यह निर्माता के निरंतर तथ्य फैक्ट द्वारा नियंत्रित यानी मॉडरेटेड है, और रेखांकित यानी अनगर्डेड किया गया है, स्वयं और अन्य स्वयं के रूप में। यदि आप विशिष्ट जानकारी चाहते हैं तो आप यह प्रश्न आगे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रा ने पता है कितनी सही बात बोली है। रा ने कहा है कि देखो हम तो बिल्कुल तुम जितना चाहो उतना पूछ लो, हम तो तुम्हें जितनी लिस्ट चाहो उतनी पकड़ा देंगे तुम्हें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे लेकिन हम तुम्हें इतना ही बताएंगे फिलहाल के लिए कि देखो जो तुम और तुम्हारे ये जितने भी हैं, तुम्हारे परिवार हो गए, दोस्त हो गए, ये सारी चीज हो गई, या रिश्तेदार हो गए, जिनको भी तुम प्यार करते हो, कह रहे कि उनके जो बीच में जो तुम्हारे बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, प्रॉब्लम वहां पर है। तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल उन डिफरेंसेस को कम करने की सोचना चाहिए कि इनको कैसे करूं। जोर जबरदस्ती करोगे तो पीछे हटेंगे, ठीक है, क्योंकि तो नेचुरल टेंडेंसी है, किसी के भी साथ आप जोर जबरदस्ती करोगे तो पीछे ही हटेगा वो। तो उससे आप कर नहीं सकते। तो प्यार प्यार से आप किस तरीके से कर सकते हो इस चीज को सीखो, ठीक है। और ये क्रिएटर के द्वारा ही नियंत्रित है, क्योंकि कोई भी चीज एक दूसरे से अलग नहीं है, सब कुछ एक ही है। तो सामने वाले को ये सोच के चलना कि ये मैं ही हूं, और अपने आप को उसके जूते में रख के सोचना कि भाई अभी इसका जो सोचने का स्तर है वो क्या है। अगर इसका स्तर ये है तो मैं अपनी बात इसके स्तर पे जाके ही समझाऊंगा इसको। ऐसा ना हो कि कोई ऐसे कर दे, ओए तुम्हें पता है क्या 51 और 49 का रूल, तुम्हें पता है क्या 95 का रूल। वो कहेंगे अरे कौन 49 कौन 55, जाना यहाँ से, खाने दे, रसमलाई खा रहा हूँ मैं यहाँ पर, दिमाग खराब मत कर मेरा। और हाँ गोलगप्पे आते रास्ते में बाहर जा रहे हैं ना, आते हुए गोलगप्पे लेके आना, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। तो इस तरीके की बातें फिर आप लोगों को सुनने के लिए मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रख के चला जाता है कि सामने वाले के जूते में रख के फिर सोचो और फिर उसको ये बातें बोलो।
और ये सारा का सारा क्रिएटर ने क्योंकि सब कुछ एक बनाया है उसकी वजह से होता है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। मेरा मानना है कि अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो रा कहते हैं क्या आपके पास इस कार्य को बंद करने से पहले एक या दो संक्षिप्त प्रश्न हैं, मतलब छोटे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास कोई? तो डॉन कहते हैं बस 1 मिनट मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं कुछ कर लूँ। तो फिर एकदम सोचते ही वो बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि इस समय में मैं जो कुछ पूछ सकता हूँ वह काफ़ी संक्षिप्त होगा। 1 मिनट रुकिए। कागज़ों को संभालने की आवाज़, यानी कि वो कागज़ संभालने लग जाते हैं डॉन। फिर वो कहते हैं हाँ, एक सवाल है, क्या वॉयलेट रे गतिविधियां रंगों में कोई अंतर है या चमक में उन व्यक्तियों के बीच जो चौथी घनत्वता के प्रवेश स्तर पर हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो? तो सवाल डॉन ने जो यहाँ पर किया है, डॉन ने कहा है कि ये जो हमारा क्राउन चक्रा होता है कि उनके अंदर के जो रंग होते हैं या उनके अंदर जो चमक होती है जो आप देख पाते हो, कह रही क्या पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले जो बिल्कुल अभी अपनी नेक्स्ट डेंसिटी के द्वार पे खड़े हों, तो जब आप देख पाते हो तो उनके रंगों में या उनकी चमक में कोई डिफरेंसेस होते हैं क्या दोनों के अंदर? आप हमें वो बता सकते हो? तो रा कहते हैं यह सही है। सकारात्मक यानी पॉजिटिव चौथी घनत्वता वालों का बैंगनी ऊर्जा किरण यानी क्राउन चक्रा हरे, नीले और इंडिगो रंगत से रंगा होता है। यह रंग इंद्रधनुष या प्रिज्म के एक हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि आप इसे जानते हैं, किरणें अलग ही दिखती हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी किरणें बिल्कुल अलग ही दिखती हैं। ये तो बिल्कुल इनका जो रंग होता है ना इनके जो क्राउन चक्रा में, वो इंद्रधनुषी रंग होता है। अलग ही पता चल जाता है कि हाँ ये पॉजिटिव वाले हैं। फिर वो नेगेटिव वाले का बताते हैं। कहते हैं चौथी घनत्वता की नकारात्मक बैंगनी किरण की आभा में लाल, नारंगी और पीले रंग का रंग है। ये तीन किरणें अलग अलग होने की बजाय मटमैली होती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इनका जो होता है ना, इनका जो क्राउन चक्रा में दिख रहा होता है, वो जो नीचे के रूट चक्रा है ना, रेड रे, ऑरेंज रे और येलो रे, कह रहे उनसे मिलकर बनी होती है। और ये जो रंग होता है ना घुले मिले होते हैं और मटमैले से होते हैं। मटमैले मतलब मडी टाइप्स कलर होंगे, इतने खुल के, जैसे खुल के रंगत होती है ना, जैसे इंद्रधनुषी रंग होते हैं वैसे नहीं होता, इनके मटमैले होते हैं क्योंकि कर्म भी तो वैसे ही हैं। तो खैर आखिरी सवाल डॉन करते हैं। उस प्रश्न से ही मिलता जुलता और कुछ पूछना चाहूंगा। पांचवी और छठी घनत्वता की किरणें कैसी दिखती हैं? तो अब वो फिफ्थ और सिक्स्थ डेंसिटी के बारे में पूछने लग गया। तो रा कहते हैं हम लगभग ही बोल सकते हैं। हालांकि हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहेंगे, कि प्रत्येक घनत्वता की रंग संरचना में एक विशिष्ट अंतर है। कंपन के तौर पे पांचवी घनत्वता को शायद सबसे अच्छा सफेद रंग के रूप में वर्णित किया गया है। तो दोस्तों राय यहां पर ये कह रहे हैं कि देखो हम तुम्हें खुलकर तो नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि फिर वो उनकी आज़ादी का उल्लंघन है। हम उनकी बात तुम्हें कैसे बता दें? हमारा काम ये थोड़ी ना कि इधर की उधर और उधर की इधर, बीच में पोस्टमैन थोड़ी ना है हम लोग। तो वो कह रहे हैं कि देखो कि हम तुम्हें स्पेसिफिक तो नहीं बता सकते कि भाई इनके अंदर क्या अंतर है क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हर डेंसिटी के अंदर जो कलर्स होते हैं ना वो बिल्कुल अलग होते हैं सबके। तो वो कह रहे हैं कि उनका अगर तुम देखोगे ना क्राउन चक्रा, तो उनका प्योर वाइट हो जाता है इस तरीके का, ठीक है। उनका उस डेंसिटी का जो कलर है ना वो प्योर वाइट है, एकदम शुद्ध। इसलिए दोस्तों जो वाइट कलर है ना, इसलिए बोला जाता है कि मेडिटेशन में अगर वाइट कलर पहन के बैठा जाए ना तो मेडिटेशन ना बड़ी अच्छी जाती है। मतलब क्योंकि वाइट ना बड़े प्योरिटी का कलर होता है, ठीक है, सबसे प्योर कलर यही है वाइट। और इसको पहनोगे ना तो अगर मान लो चारों तरफ से अगर हवा भी चल रही है ना तो बड़ी ब्रीदिंग, ये कलर ही कुछ ऐसा है जो अपने आप में ब्रीद करता है, ठीक है। तो ये बड़ा लाइवली रखता है पूरे एनवायरनमेंट को। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि वाइट पहनना चाहिए। अब बोलते हैं फिर वही वाली बात है, मान्यताओं पे जानने से बेहतर ये है कि करके देख लो। जब कर लोगे और ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो पहनने के लिए तो आप कुछ भी पहन सकते हो, साड़ी पहन के भी कर सकते हो, करने के लिए आप जीन्स पहन के लिए भी कर सकते हो, शॉर्ट्स पहन के कर सकते हो, करने के लिए आप कुछ भी नहीं पहन के कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी वर्टिसेस तो बहुत ज़्यादा है ना दोस्तों। खैर इसमें आगे एक और चीज़ बोलते हैं रा कि छठी घनत्वता में सफ़ेद रंग के साथ एक सुनहरा गुण होता है, जैसे कि आप इसे समझेंगे। इन रंगों की चौथी घनत्वता में सीखे गए करुणा के ज्ञान को पांचवी घनत्वता में सीखे गए रोशनी के ज्ञान के साथ मिलाना होता है। यह सुनहरा रंग आपके वर्णक्रम का नहीं है, लेकिन जिसे आप जीवित कहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि सिक्स्थ डेंसिटी में ये जो कलर होता है ना, ये सोच लो इसमें व्हाइट में गोल्डन टिंज ऐड हो जाएगा, इसके अंदर व्हाइट भी रहेगा और हल्का सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा उसके अंदर।
और वो इसीलिए क्योंकि आपने चौथी घनत्वता में जो प्रेम सीखा होता है ना, ठीक है, या कह लो पांचवी घनत्वता में भी आपने जो ज्ञान सीखा होता है, पांचवी घनत्वता में आप रोशनी सीख के आते हो, चौथी घनत्वता में आप लव और कंपैशन सीख के आते हो। जब ये दोनों चीजें मर्ज हो जाती है ना, तो एक गोल्डन कलर का टिंज आ जाता है इसके अंदर, सिक्स्थ डेंसिटी के अंदर। इसलिए बोला जाता है, रा ने बोला था कि हमारे जो शरीर हैं वो रोशनी के हैं, क्योंकि वो गोल्डन कलर के शरीर हैं उन लोगों के। और वो गोल्डन कलर के शरीर होने का कारण यही है क्योंकि उन्हें प्रेम का भी ज्ञान है, कंपैशन का भी ज्ञान है और रोशनी का भी ज्ञान है। इस वजह से उनकी बॉडी में वो टिंज है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो रंग है ना जितने भी, ये सारे के सारे जीवित रंग हैं। तुम इन्हें देखोगे ना तो देखते ही यूं कहोगे अरे वाह, इस रंग को तो मैं देख के इसको महसूस कर पा रहा हूं। मतलब ऐसे नहीं, एक तो होता है कि हम लोग कलर देख रहे होते हैं, एक होता है कि उस कलर को फील कर जाना, मतलब उस कलर में ही मर्ज कर जाना अपने आप को। यार इस तरीके का होता है वो, एकदम अलाइव। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को भी अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।